चलिए बच्चों, तो आज आपके लिए लेकर के आए हैं जो मॉक टेस्ट है दिसंबर का, जो आईसीआई ने इशू किया है। ठीक है, उसका जो क्वेश्चन आंसर है वो अपन लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना? तो बिल्कुल एग्ज़ाम तरीके का फॉर्मेट है। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपलसरी, आंसर एनी 4 फ्रॉम द रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस। हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं, है ना। राहुल जोन्स इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, पंकज विजिट किया टू बाय अ वाटर प्यूरिफायर विच इज़ प्राइस्ड एट 54,000। उसने राहुल से स्पेसिफिकली बोला था फॉर अ प्यूरिफायर विथ कॉपर फिल्टर, है ना। तो स्पेसिफाई कर दिया उसने कि क्या चाहिए उसको। पंकज वॉन्टेड टू बाय द प्यूरिफायर ऑन क्रेडिट विद द इंटेंशन ऑफ पेइंग इन 9 इंस्टॉलमेंट। ठीक है ना। राहुल ने बोला कि गारंटर चाहिए, उसको उधार में चाहिए था, तो उसने बोला कि उसको गारंटर चाहिए। सूरज एक फ्रेंड है, वो आया और उसने गारंटी दे दी वाटर प्यूरिफायर की पेमेंट के लिए। राहुल ने सेल कर दिया पंकज को वाटर प्यूरिफायर एक पर्टिकुलर ब्रांड का। पंकज ने 4 इंस्टॉलमेंट दी और उसके बाद फिर वो इंसॉल्वेंट हो गया। ठीक है। अब एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो अब इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के रेफरेंस में पूछा है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के रेफरेंस में नहीं पूछा है ना। सूरज की लाइबिलिटी बतानी है एज ए गारंटर टू पे द बैलेंस प्राइस ऑफ वाटर प्यूरिफायर टू राहुल। व्हाट विल बी योर आंसर इफ। अब देखो, इसमें 2 पार्ट क्वेश्चन है। तो इफ राहुल सोल्ड द प्यूरिफायर मिसरिप्रेजेंटिंग इट एज हैविंग कॉपर फिल्टर वाइल इट एक्चुअली हैज़ अ नॉर्मल फिल्टर। मतलब जो एक ग्राहक आया उसने बोला कि भाई हमको वाटर प्यूरिफायर दो कॉपर फिल्टर वाला, और उसने दे दिया और एक गारंटर है। अब एक सवाल ये है कि 4 इंस्टॉलमेंट दी, बाकी की नहीं दी, तो क्या होगा, वो इंसॉल्वेंट हो गया। दूसरा पार्ट क्वेश्चन का ये है कि अगर सामने वाले ने मिसरिप्रेजेंट कर दिया, है ना। तो 2 पार्ट क्वेश्चन है। नीदर पंकज और नॉर सूरज वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट, और जैसे ही सच का पता चला तो पंकज रिफ्यूज टू पे द प्राइस। इन रिस्पॉन्स टू पंकज रिफ्यूजल राहुल फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट सूरज द गारंटर। उसने गारंटर के अगेंस्ट में केस किया। एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वेदर सूरज इज लायबल टू पे द प्राइस ऑफ वाटर प्यूरिफायर टू राहुल। ठीक है ना। तो बहुत सिंपल है। इसमें आपको मेनली क्या क्या बताना है, देखो। एक तो इसमें आप बताओगे कि भाई फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का जो है वो कि अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो वो डायरेक्टली गारंटर पे केस कर सकता है, बहुत नॉर्मल है कि हाँ वो कर सकता है। और सेकंड पार्ट है कि अगर मिसरिप्रेजेंट किया है तो फिर गारंटी इनवैलिड हो गई, फिर उसको ही पे करना पड़ेगा। अब देखो इसका जो फॉर्मेट है आंसर का, सबसे पहले सेक्शन नंबर लिखा हुआ है ना। और इसी तरीके से आपको स्टार्ट करना चाहिए। द कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड एज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को डिफाइन कर दिया इन लोगों ने कि थर्ड पार्टी डिफॉल्ट करती है तो उसको पे करना पड़ता है। इस केस में सूरज ने गारंटी दी थी पंकज की ऑब्लिगेशंस के लिए, है ना, टुवर्ड्स राहुल। तो जब पंकज ने डिफ़ॉल्ट किया 4 इंस्टॉलमेंट के बाद, सूरज की लाइबिलिटी आ गई पिक्चर में। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 128, देख रहे हो सेक्शन नंबर का रेफरेंस, द लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर अनलेस इट इज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। सिंस पंकज फेल्ड टू पे द रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट ड्यू टू इंसॉल्वेंसी, सूरज एज द गारंटर इज लाइबल टू पे द बैलेंस प्राइस ऑफ द वाटर प्यूरिफायर टू राहुल। इस गिवन सिचुएशन में सूरज को जो है 30,000 राहुल को पे करने पड़ेंगे। 4 इंस्टॉलमेंट का पैसा काट के जो बाकी का बचा, है ना, वो उसको पे करना पड़ेगा। 54,000 था तो उसमें से 4 इंस्टॉलमेंट उसने दे दी थी, बाकी का बचा पैसा उसको देना पड़ेगा। अब देखो इन द सेकंड सिचुएशन, अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट सिचुएशन का आंसर लिख देते हैं, सेकंड का नहीं लिखते हैं। राहुल ने वाटर प्यूरिफायर अगर झूठ बोल कर बेचा तो मिसरिप्रेजेंटेशन का केस बनता है, जबकि वो नॉर्मल फिल्टर है। ठीक है। अब सेक्शन 142 में क्या लिखा हुआ है आप देख रहे हो, सेक्शन रेफरेंसेस बिल्कुल परफेक्ट आ रहे हैं, है ना। ठीक है। तो एनी गारंटी विच हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय मीन्स ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन मेड बाय द क्रेडिटर, और उसके नॉलेज में अगर है क्रेडिटर के, तो इनवैलिड है। यहाँ गारंटी जो है वो मिसरिप्रेजेंटेशन बोल करके ली है राहुल ने, और इसलिए गारंटी जो है वो इनवैलिड हो जाएगी। फर्दर मोर अंडर सेक्शन 143, कोई भी गारंटी विच द क्रेडिटर इज ऑब्टेन्ड बाय मीन्स ऑफ कीपिंग साइलेंस एज टू मटेरियल सर्कमस्टेंसेस इज इनवैलिड। ये एक्स्ट्रा लिख दिया है। मटेरियल सर्कमस्टेंसेस को लेकर के अगर क्रेडिटर शांत रहा है तो ऑब्वियसली बात है गारंटी इनवैलिड हो जाएगी। राहुल ने मिस इंटरप्रेट किया, है ना, और पंकज और सूरज मतलब जो परचेजर है, बायर है, और जो गारंटर है, दोनों को नहीं पता था।
तो ऑब्वियसली क्या होगा, इनवैलिड हो जाएगी. कॉन्सिक्वेंटली सूरज कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल टू पे द बैलेंस प्राइस ऑफ द वाटर प्योरीफायर टू राहुल. ठीक है, बी पार्ट क्वेश्चन का. कंपनी है, ये कंपनीज एक्ट का होगा आई गेस, है ना. तो 31 को उसका 31 मार्च 24 को उसका पेड अप कैपिटल था 1,10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच. जून में DEF लिमिटेड ने एडिशनल 10,000 शेयर्स इशू किए विच वॉज फुली सब्सक्राइब. जून में उसने इशू किए. इन 10,000 शेयर्स में 5,000 शेयर्स जो थे वो MNO प्राइवेट लिमिटेड को इशू किए गए थे. येस, अ कंपनी कैन ऑल्सो बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी. तो MNO प्राइवेट लिमिटेड ने DEF में होल्ड किए शेयर्स, है ना. DEF जो थे उसके 10,000 शेयर्स थे, है ना. और MNO ने इन्वेस्ट कर रखा था, MNO प्राइवेट लिमिटेड. और ये लिमिटेड है, मतलब ये पब्लिक कंपनी है, ये प्राइवेट कंपनी. इसके पास कितने थे? 5,000 शेयर्स. MNO इज़ द होल्डिंग कंपनी ऑफ JKL प्राइवेट लिमिटेड. मतलब इसकी एक सब्सिडरी थी, कौन सी? JKL प्राइवेट लिमिटेड, है ना. ये है सब्सिडरी किसकी बेटा? MNO की. बाय हैविंग कंट्रोल ओवर द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ठीक है. अब JKL प्राइवेट लिमिटेड जो है क्लेम किया स्टेटस ऑफ बीइंग द सब्सिडरी ऑफ DEF लिमिटेड एज बीइंग द सब्सिडरी ऑफ इट्स सब्सिडरी MNO प्राइवेट लिमिटेड. तो आपको बताना है कि ये क्लेम वैलिड है कि नहीं. बहुत बेसिक सा प्रोविजन है. अगर आपने सब्सिडरी कंपनी पढ़ा हुआ है तो सब्सिडरी की सब्सिडरी भी आपकी सब्सिडरी कहलाती है. तो मतलब जैसे मान लो कि A कंपनी है, A की सब्सिडरी है B की सब्सिडरी है C, तो C जो है वो A की भी सब्सिडरी मानी जाएगी. स्टेट द रिलेशनशिप ऑफ एनी बिटवीन DEF लिमिटेड एंड MNO प्राइवेट लिमिटेड एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट. इसमें सबसे बड़ा तामझाम ये है कि एग्जैक्टली 50% होल्ड कर रहे हैं तो वो सब्सिडरी होती है या नहीं होती है. देखो स्टार्टिंग कैसे कर रहे हैं. एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 46 होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनी मीन्स द कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनी. सेक्शन 287 में सब्सिडरी कंपनी को डिफाइन किया है कि भाई अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंट्रोल कर रहे हैं तो वो बन जाती है सब्सिडरी. और अगर मान लो कि मोर देन वन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, मोर देन वन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, टोटल वोटिंग पावर वर्ड यूज़ किया गया बेटा, है ना, तो वो सब्सिडरी होती है. इस पर्टिकुलर केस में DEF जो है उसके 1 लाख में से 1 लाख शेयर्स थे. जून में DEF ने एडिशनल शेयर्स इशू किए. एडिशनल शेयर्स इशू किए पोस्ट इशू. टोटल पेड अप कैपिटल DEF का कितना हो गया बेटा? 2 लाख. ठीक है ना. और इसमें से 5,000 MNO प्राइवेट लिमिटेड को किया. अब MNO प्राइवेट लिमिटेड 25% शेयर होल्ड कर रही है. 25% में तो कोई सब्सिडरी बनती नहीं है. इट डज नॉट हैव कंट्रोल ऑफ मोर देन वन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर. हेंस MNO प्राइवेट लिमिटेड को सब्सिडरी नहीं माना जा सकता. ठीक है ना. और MNO प्राइवेट लिमिटेड जो है वो होल्डिंग कंपनी है किसकी? JKL की. ठीक है. तो हैविंग कंट्रोल ओवर द कॉम्पोजिशन ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. बट सिंस MNO प्राइवेट लिमिटेड कैन नॉट बी टर्म्ड एज द सब्सिडरी ऑफ DEF. MNO जो है वो सब्सिडरी नहीं है किसकी? DEF की, है ना. ठीक है. तो JKL प्राइवेट लिमिटेड क्लेम नहीं कर सकता एज बीइंग द सब्सिडरी दैट द कंट्रोलिंग उसके पास है, तो फिर वो उसकी सब्सिडरी हो गई. एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन. अब देखो ये मिस कर जाएंगे बहुत सारे बच्चे कि एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है. तो आप याद रखो 20% से ऊपर का कंट्रोल अगर होता है तो वो कहलाती है एसोसिएट कंपनी, है ना. यहाँ तो 25% का कंट्रोल है तो वो हो जाएगी. ठीक है ना. सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20%, तो ये DEF और MNO जो है उसको एसोसिएट कंपनी कह सकते हैं. सिंस MNO होल्ड्स मोर देन 20% इट कैन बी कंसिडर्ड एज एन एसोसिएट. ठीक है. तो आपको आंसर कैसे लिखना है ये देख लो आप. ठीक है. फर्स्ट का जो C है उसमें क्या बोला है? पार्टनरशिप का है. अगर पार्टनर को अदरवाइज एक्सपेल किया गया तो एक्सपल्शन जो है वो नल एंड वॉइड. अगर पार्टनर को अदरवाइज एक्सपेल किया गया है, एक्सपल्शन इज नल एंड वॉइड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 33. द पावर ऑफ एक्सपल्शन मस्ट बी एग्जिस्टेड इन द कॉन्ट्रैक्ट. मतलब एक्सपल्शन की 3 क्राइटेरिया होते हैं कि भाई डीड में लिखा होना चाहिए, मेजॉरिटी से होना चाहिए, नोटिस देना चाहिए जिसको एक्सपेल कर रहे हैं, और इन द इंटरेस्ट ऑफ पार्टनरशिप फर्म मतलब गुड फेथ पे होना चाहिए. गुड फेथ की फर्दर 3 कंडीशन है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ पार्टनरशिप फर्म होना चाहिए, नोटिस देना चाहिए, और जिसको निकाल रहे हैं उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देना चाहिए. अगर ये 3 कंडीशन फॉलो हुई हैं तो एक्सपल्शन वैलिड हो जाएगा. ठीक है ना, है ना. तो एक्सपल्शन मस्ट बी इन द इंटरेस्ट, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो दी हुई हैं.
तो ये नहीं होने के कारण क्या होगा, एक्सपल्शन जो है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। ठीक है, तो डिसीजन इनिशियली देने से अपने को रुकना चाहिए ताकि हम प्रोविज़न बता पाएँ, ताकि एग्जामिनर जो है वो ये समझ पाए कि हमने कैसे मतलब आंसर को फ्रेम किया है, क्योंकि प्रोविज़न पे आपको नंबर फिर मिल जाएंगे। शुरू में डिसीजन गलत कर दोगे तो हो सकता है कोई एग्जामिनर क्या करे कि मार्क्स काट ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टनरशिप के हिसाब से, द पार्टनर हु इज एक्सपेल्ड विल सीज टू बी लाइबल टू द थर्ड पार्टी फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म डन आफ्टर एक्सपल्शन। क्या बोल रही हैं कि जिसको एक्सपेल किया गया है, देखो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है मात्र, है ना, आपको मार्क्स भी देखने पड़ेंगे। तो जो पार्टनर है जिसको एक्सपेल किया गया है वो थर्ड पार्टी के लिए लायबल होना बंद हो जाता है। अब अगर आपको याद हो, प्रोविज़न याद होना चाहिए, एक्सपल्शन पे रिटायरमेंट वाले प्रोविजंस जो है वो लग जाते हैं। सेक्शन 32 का 2, 3 और 4 जो है वो रिटायरमेंट में दिया हुआ है, वो बेसिकली रिटायरमेंट का है। जब एक्सपल्शन आता है तो उसमें अलग से लिखा हुआ है कि सेक्शन 32 का 2, 3 और 4 सबसेक्शन जो है वो एक्सपल्शन में भी लग जाएगा, किसका, रिटायरमेंट का। तो पब्लिक नोटिस देना यहाँ पर ज़रूरी है। पार्टनर जो एक्सपेल है वो ऑब्वियसली बात है अलग हो जाता है, लेकिन नॉट विथ स्टैंडिंग एक्सपल्शन होने के बाद भी वो लायबल रहेगा जब तक कि क्या ना दिया गया हो बेटा, पब्लिक नोटिस। यहाँ पर मेन बात क्या है, पब्लिक नोटिस। ठीक है ना, तो ये ऑब्वियसली आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो गिवन जो स्टेटमेंट है वो पार्शली करेक्ट कहलाएगा। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। आशीष एक ट्रेडर है, उसने कैमरा दिया मोहन को ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। सेल और रिटर्न बेसिस में सेल तब होती है जब फिक्स पीरियड ख़त्म हो जाए, और या तो फिर मतलब जो कंडीशन है कि भाई उसने अपना मान लिया गुड्स को, कुछ ऐसा एक्ट किया। चलो देखते हैं। मोहन डिलीवर्स द कैमरा टू राज। मोहन ने खरीदा और राज को दे दिया फॉर सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न। मतलब उसने फर्दर बेचने की कोशिश की, मतलब उसने अपना हक जताया गुड्स पे, और इसी मोमेंट पर सेल जो है वो हो जाती है। राज ने उसको विकास को दे दिया सेल और रिटर्न बेसिस पे, और उसने मोहन को कैश दिया नहीं था। अब देखो यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि उसने जब सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न होगा तो इसकी ओनरशिप कब जाएगी, इसकी ओनरशिप तब जाएगी जब उसको कैश मिल जाएगा। ठीक है, तो अब उसने बिना कैश दिए दिया तो उसकी ओनरशिप नहीं है, किसकी, राज की ओनरशिप नहीं है, और इसी कारण से उसने जब दिया राज ने विकास को, तो विकास की भी ओनरशिप नहीं है। ठीक है, अच्छा, वो कैमरा उसके बाद चोरी हो गया, है ना, उसने ध्यान रखा फिर भी चोरी हो गया। रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट, एनालाइज द सिचुएशन, और मोहन राज विकास कौन लायबल होगा, जॉइंटली सेवरली, इसको देखो। ठीक है ना, ठीक है। तो अब देखो सेक्शन 24 देख रहे हो, स्टार्टिंग किस तरीके से हो रही है, आपको आंसर करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, when goods are delivered to the buyer on sale or return or similar terms, the property therein passes to the buyer। अगर उसने कुछ ऐसा किया जो कि इक्वल टू एक्सेप्टिंग द गुड्स है, जैसे उसने प्लेज कर दिए या सेल कर दिए गुड्स, है ना। तो अब देखो आप क्या हुआ था, आशीष ने जब मोहन को दिए थे सेल और रिटर्न में, मोहन ने जैसे ही उसको किसको दिए, राज को। ठीक है ना, तो सिंस मोहन ने डिलीवरी ले ली और राज को दे दिया, तो उसने थर्ड कंडीशन अट्रैक्ट कर ली, उसने कुछ ऐसा किया जो इक्विवेलेंट है एक्सेप्टिंग के। यहाँ ओनरशिप जो है वो पास हो गई किसकी, किसके पास, मोहन के पास। अब मोहन से पैसे ले सकता है आशीष। अब राज ने उसको डिलीवर किया विकास को सेल और रिटर्न विदाउट पेइंग कैश टू मोहन। यहाँ राज ने कैश पे नहीं किया और उसने ऑप्शन टू परचेज एक्सरसाइज किया नहीं, तो ओनरशिप जो है राज के पास नहीं गई। मैंने क्वेश्चन पढ़ते समय ही आपको ये पूरा बता दिया। तो राज जो है वो लायबल नहीं होगा टू पे फॉर द कैमरा ईदर। और विकास ने एक्सेप्ट नहीं किए थे गुड्स और कैमरा जो है वो चोरी हो गया, तो विकास इज नॉट लायबल फॉर द प्राइस एज द ओनरशिप हैड नॉट पास टू हिम। देयरफॉर मोहन इज सोलली लायबल फॉर द प्राइस। आ रहा है समझ में, मोहन लायबल है और मोहन क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि ओनरशिप पास नहीं हुई थी। ठीक है, अच्छा, आकाश जो है वो जयपुर का, उसने 100 स्मार्ट टीवी से सेल किए, है ना, एट द रेट ऑफ 50,000 पर सेट, तो वो 5 लाख और 50 लाख वैसा हो गया। ही डिलीवर्ड द टीवी सेट टू चिराग, है ना, ट्रांसपोर्ट कैरियर को दिए उसने एक पर्टिकुलर जगह पे ले जाने के लिए, बरून में ले जाने के लिए, सॉरी बरून व्यक्ति है, बरून को देने के लिए। बरून ने फर्दर उसको सेल कर दिए सार्थक को। ठीक है, अब ऑन रीचिंग द गुड्स एट डेस्टिनेशन बरून ने डिमांड की डिलीवरी, पर चिराग ने रॉन्गफुली रिफ्यूज़ कर दिया। अब ये पर्टिकुलर कंडीशन है कि अगर रिफ्यूज़ टू डिलीवर कर दे, समझ में आ रहा है, तो क्या होगा। ठीक है, दैट इज़ वाई ही फेल टू डिलीवर द टीवी सेट टू सार्थक और उसको लॉस हो गया।
आकाश को ये पता चला, आकाश कौन था जिसने इनिशियली सेल किए थे, उसने चिराग को बोला टू स्टॉप द डिलीवरी टू वरुण एंड रीडिलीवर द गुड्स टू हिम एट जयपुर। तो अब देखो ये सिचुएशन है, आंसर किस बात का करना है आपको, आकाश के पास क्या गुड्स को ट्रांजिट में रोकने का राइट है, क्योंकि गुड्स को ट्रांजिट में रोकने का राइट नॉर्मली कब आता है, जब बायर जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया हो, आ रहा है समझ में, ठीक है ना, तो उसके पास ये राइट जो है वो आता है, ठीक है। तो वेदर वरुण, और है ना वो इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है, वेदर वरुण कैन क्लेम द लॉस सफर्ड फ्रॉम नॉन डिलीवरी फ्रॉम आकाश। 2 पार्ट क्वेश्चन है। तो सेक्शन 51 देख रहे हो, स्टार्टिंग सेक्शन से किए, जब कैरियर रॉन्गफुली रिफ्यूज करता है द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज लॉस्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये प्रोविजन अगर आपको नहीं पता तो इस आंसर का कोई मतलब नहीं है फिर, ठीक है, ये गलत हो जाएगा आपका। ऑन द अदर हैंड, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 57 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, व्हेन बायर सफर्स अ लॉस ड्यू टू नॉन डिलीवरी, ही कैन सू द सेलर फॉर डैमेजेस ऑन अकाउंट ऑफ नॉन डिलीवरी। अगर बायर को डिलीवरी नहीं हुई तो वो केस कर सकता है सेलर पर। इस पर्टिकुलर केस में ट्रांजिट खत्म हो गया व्हेन चिराग रॉन्गफुली रिफ्यूज टू डिलीवर द गुड्स टू वरुण। अभी लिखा हुआ है स्पेसिफिकली सेक्शन में कि भाई अगर ट्रांसपोर्टर ने मना कर दिया तो ट्रांजिट विल कम टू एन एंड एंड ही सफर्ड लॉस ड्यू टू नॉन डिलीवरी। हेंस आकाश कैन नॉट एक्सरसाइज द राइट ऑफ स्टॉपेज इन गुड्स इन ट्रांजिट, क्योंकि डिलीवरी खत्म होने के बाद आप स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज कर ही नहीं सकते, ट्रांजिट ऑलरेडी खत्म हो गया। वरुण कैन क्लेम द लॉस सफर्ड ड्यू टू नॉन डिलीवरी फ्रॉम आकाश। तो इसमें आप ये नोटिस करो कि मेन मुद्दे को पकड़ करके ही सिर्फ आंसर हो रहा है। अगर मान लो आप पूरी चीज़ें एनालाइज करने लग जाओगे क्वेश्चन की कि भाई ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है, तो फिर आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, राम वांट्स टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी इन विच ही इज़ द ओनली मेंबर। तो अब अकेला मेंबर है तो फिर एक ही टाइप की कंपनी बन सकती है, ओपीसी, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में भी, मतलब दूसरी प्राइवेट कंपनी में भी कम से कम 2 से लेकर के 200 तक, पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 मेंबर होने चाहिए। व्हाट टाइप ऑफ कंपनी कैन बी इनकॉर्पोरेटेड, व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ कंपनी। 7 नंबर का क्वेश्चन है, इसका मतलब आपको सारी कंडीशंस लिखनी पड़ेंगी बेटा। सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 में डिफाइंड है 1 पर्सन कंपनी, और राम जो है वो इनकॉर्पोरेट करना चाहता है क्योंकि वो ओनली मेंबर है, तो वो ओपीसी बना सकता है, ठीक है। सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी, मतलब इसको बोलते हैं ऐसे क्लॉज सी ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3, है ना, तो वो बना सकता है। मिनिमम पेड अप कैपिटल कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं हो, वो ऐसे ही लिखा हुआ है लॉ में, कल को प्रिस्क्राइब कर दे तो हो जाएगा, अभी कुछ नहीं है, 0 है, मतलब 1 रुपये से बना लो। तो 1 पर्सन एज ए कंपनी, यहाँ पर सारी कंडीशन दी है। मेमोरेंडम में लिखा होना चाहिए कि सब्सक्राइबर के डेथ, मतलब नॉमिनी का नाम लिखा होना चाहिए कि उसकी डेथ के बाद कौन मेंबर बनेगा, जिसका नाम देंगे उसका रिटन कंसेंट चाहिए, वो आरओसी में सबमिट भी करना पड़ेगा, है ना, और वो उस कंसेंट को विड्रॉ भी कर सकता है, जो मेन मेंबर है वो भी कर सकता है, जो नॉमिनी है वो भी अपना नाम विड्रॉ कर सकता है इवेंचुअली भी, जो मेंबर है वो, है ना। ये देखो, एनी सच चेंज, जो चेंज होगा उसको ऑल्ट्रेशन नहीं माना जाएगा और वो भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा। सिर्फ नेचुरल पर्सन जो कि इंडियन सिटीजन है, रेसिडेंट है, ये पूरी कंडीशन लिखी हुई है, कौन मेंबर बन सकता है कौन नहीं बन सकता है। ये सब एक्स्ट्रा क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि बेटा ये क्वेश्चन 7 नंबर का है, ठीक है ना। तो माइनर नहीं बन सकता है, ठीक है, और वो कंपनी सेक्शन 8 कंपनी नहीं बन सकती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी नहीं कर सकती है। अब 1 पर्सन कंपनी और कोई भी ऑफिसर जो है, अगर ये अगर मान लो कि ये वाले प्रोविजंस वो करते हैं, कॉन्ट्रावीन करते हैं, नहीं निभाते हैं, तो पनिशेबल होगा 10,000 रुपीज़, मतलब फाइन तक भी लिखा हुआ है। तो अब देखो 7 नंबर का है, ऑब्वियस ही बात है, इसलिए इतना डिटेल्ड आंसर है। यही आंसर 3 नंबर का 4 नंबर का होता तो एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा कम होता, ठीक है बच्चों। तो इंडियन पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का अब क्वेश्चन आ गया। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेज LLP इज कंपल्सरली रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स नेम, ठीक है ना, कब उसको कंपलसरी नाम चेंज करना पड़ेगा। नॉर्मली ये प्रोविजंस कंपनीज एक्ट में भी है कि भाई सिमिलर नाम हो गया आपका और बन गई तो फिर आपको नाम चेंज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगी। कंप्लायंस रिक्वायरमेंट बताओ, है ना, और डिफ़ॉल्ट के केस का बताओ, ठीक है। चलो, चेंज इन द नेम सेक्शन 17 समझ में आ रहा है, सेक्शन नंबर मैं बोल रहा हूँ, है ना। भले ही कुछ भी लिखा हो सेक्शन 15-16 में, अगर ध्यान न देने के कारण या किसी भी तरीके से LLP के रजिस्ट्रेशन के समय, ठीक है ना, ऑन इट्स रजिस्ट्रेशन बाय द न्यू बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड नेम इज़ रजिस्टर्ड बाय द नेम, अगर वो किसी ऐसे नाम से रजिस्टर हो गई LLP जो आइडेंटिकल है या बहुत करीबी रिजेंबल हो रहा है किसके साथ,
दैट ऑफ एनी अदर LLP। तो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क जो जिसके नाम पे या तो किसी और कंपनी के नाम पे या तो किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के नाम पे आपका नाम रजिस्टर हो गया, ठीक है ना, जिससे कि लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि अरे यार रिलायंस नाम से किसी ने रख लिया, या है ना किसी ब्रांड नेम के। तो यहाँ पर क्या होगा, ये प्रोविजन हिट हो जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करती है कि 3 महीने के अंदर अंदर आपको नाम चेंज करना पड़ेगा, अगर ओनर ने बोल दिया तो। अब LLP अपना नाम चेंज कर लेती है तो 15 दिन के अंदर अंदर उसको नोटिस देना पड़ेगा रजिस्ट्रार को और सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो कि फिर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में चेंज कर देंगे 30 दिन के अंदर अंदर। टाइम लिमिट, अथॉरिटी, ये दोनों जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है, ठीक है ना। अच्छा, अगर LLP डिफ़ॉल्ट करती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से ही एक नया नाम जो है वो अलॉट कर देगी। क्लियर है ना, और नया सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, मतलब फिर कुछ भी उलझुल नाम जो है वो रख देंगे। क्लियर है, ये पूरे प्रोविजंस आपको लिखने पड़ेंगे। नेक्स्ट, स्मॉल LLP क्या है कि अब देखो 1 साल पहले 1-2 साल पहले ये नया प्रोविज़न जो आया था, ठीक है, क्या था कि LLP में भी काफ़ी सारे कंप्लाइंसेस जा रहे थे। उन्होंने कहा भाई जो छोटी LLP बन रही है उसके लिए कम कंप्लाइंस वाला बनाया जाए। बहुत सीधा सा डायरेक्ट क्वेश्चन है कि कंट्रीब्यूशन मतलब जैसे टर्नओवर वगैरह है तो 25 लाख रुपीज़ या उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या 5 करोड़ और हायर एज में भी प्रिस्क्राइब। तो देखो 25 लाख इसकी नॉर्मल लिमिट है, कल को इस लिमिट को बढ़ा करके कितना बढ़ाया जा सकता है, 5 करोड़। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है ये वाला, ठीक है ना, कि ये जो 25 की लिमिट है इसको बढ़ा करके 5 करोड़ कर सकते हैं। उसके अलावा हाँ, कैश रिसीव तक कंट्रीब्यूशन है ना। टर्नओवर जो है एज पर सॉल्वेंसी है ना, सॉल्वेंसी के अनुसार सॉल्वेंसी वाला स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है इनको, वो 40 लाख के ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, ये 50 करोड़ जो है ये कल को प्रिस्क्राइब किया जा सकता है, इसका भी कोई मतलब नहीं है, बस ये लॉ में लिखा हुआ है। कल को अपने गवर्नमेंट ने इसको ले रखा है अपने पास अधिकार कि कल को रूल्स चेंज करने हो तो पूरा एक्ट नहीं चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए ये होता है कि भाई अभी तो हम 40 लाख बोल दे रहे हैं, कल को हम इसको बढ़ा करके 50 करोड़ तक भी ले जा सकते हैं। हो सकता है धीरे ले जाएं कि भाई 40 लाख का 2 करोड़ कर दिया, 4 करोड़ कर दिया, 100 करोड़ कर दिया, नहीं 100 नहीं 5 करोड़ कर दिया, 50 करोड़ है इसकी लिमिट, ठीक है।